नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। केंद्र सरकार के डिजिटल आर्थिक सर्वेक्षण और जनगणना पर छत्तीसगढ़ में सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि डिजिटल सर्वेक्षण का मतलब सरकार नहीं चाहती कि जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण हो। सीएम ने कहा कि 75 सालों में जो पिछड़ गए हैं, जब तक जाति गणना नहीं होगी तब तक वो पिछड़े रहेंगे। उनके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। जब तक डाटा नहीं होगा तब तक उनको विकास से कैसे जोड़ा जा सकेगा। सीएम बघेल के आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भूपेश बघेल ने हर वर्ग को ठगने का काम किया है। उन्हें मोदी सरकार पर टिप्पणी का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव से पहले जाति जनगणना और सर्वेक्षण का मुद्दा उठाने के पीछे कांग्रेस का मकसद क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का क्या कुछ कहना है। मतलब कुल मिला के एक ही जनगणना नहीं होगी, दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, योजनाएं बनेगी कैसे? भाई खड़गे जी, राहुल जी लगातार ये मांग कर रहे हैं, दूसरे विपक्षी दल के लोग मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इन 75 सालों में जहां हम लोग पहुंचे हैं, ऐसे चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अपर क्लास के लोग हो, माइनॉरिटी हो, उसमें बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जो पिछड़ गई। तो जब तक कि उसका सामाजिक सर्वेक्षण नहीं होगा, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, तो पता कैसे चलेगा कि अपर क्लास में भी देखेंगे बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जो अपर क्लास में तो आते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उसमें कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि कमज़ोर हो गया है। एससी में, एसटी में देखेंगे, ओबीसी में देखेंगे, बहुत सारी जातियां हैं जो उसका लाभ नहीं ले पा रहे, वंचित हैं। तो आपके पास यदि डाटा होगा, घर घर जब तक कि नहीं जाएंगे तब तक कि आप जानकारी कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? और जब आपके पास जो जानकारी नहीं होगी तो योजना किस प्रकार से बनाएंगे? क्योंकि जैसे अब आवास के बाद खूब हल्ला कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, हम लोगों ने कहा हम आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करा देते हैं, और हमने कराया। हमारे पास अब रिपोर्ट मतलब सारे डाटा आ गए हैं, अब उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। देखिए, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को बने 9 साल हो गए। अब इन 9 सालों में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के जनता के हित में व्यापक निर्णय लिए और देश के 130 करोड़ जनता के हित में निर्णय लेकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार काम कर रही है। अब भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को धोखा देने और ठगने का काम किए हैं, वो इस पर उन्हें प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई अधिकार नहीं। तो देखिए, लगातार अब जातिगणना जनगणना को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस अब केंद्र सरकार को इसे लेकर घेर रही है। चुनावी साल है और जातिगत जनगणना को लेकर लगातार पूरे देश भर के कई राज्यों से लेकर मांग कर चुके हैं और सबसे ज्यादा जो है अब छत्तीसगढ़ में से लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। इस पूरे मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं इस बहस के लिए अंशुल मिश्रा जी कांग्रेस से, के.एस. चौहान जी बीजेपी से और मनीष वोरा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। अंशुल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से मांग उठ रही है जातिगत जनगणना की, 2011 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन उसका जो डाटा है आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। मैं आपको 2 बातों को बिंदुवार तरीके से स्पष्ट कर दूंगा, इसमें आपको यह समझ में आ जाएगा कि जातिगत जनगणना जो है वह क्यों देश के लिए आवश्यक है और जातिगत जनगणना आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्यों आवश्यक है। प्रमुख बिंदु यह है कि देश की जब आप अगर रीति और नीति और धारा को हम पहचानने जाते हैं तो हम यह पाते हैं कि अनेकता में एकता ऐसे हिंदुस्तान की विशेषता, मतलब अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय और पंथ के लोग इस देश में निवास करते हैं और एक संविधान को मानते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं, इसे हिंदुस्तान की परिभाषा यह कहा जाता है। तो जातिगत समीकरण के अनुसार अगर हम जनगणना कराते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कि किस जाति, किस पंथ, किस समुदाय का आदमी आज मुख्य धारा में खड़ा हुआ है, अन्यथा नहीं खड़ा हुआ है। एक बात तो मैंने आपको यह स्पष्ट कर दी। अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी आपको बाइट दे रहे थे और यह बता रहे थे कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 9 वर्ष में, हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा काम किया है पिछले 9 वर्ष में। अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 9 वर्ष में और इसका लेखा जोखा आपको पता खुद को करना है, मीडिया के समक्ष लाना है, कांग्रेस को बताना है, विपक्षी दलों का मुंह शांत करना है, तो इससे लेकिन अच्छा अंशुल ही नहीं हो जी, सकता। जिस तरह से आपने कहा है
कि पूरे देश को जोड़ना चाहती है कांग्रेस, इसलिए जातिगत जनगणना कराना चाहती है ताकि योजनाओं का जो लाभ है वो लोगों तक पहुंच सके। लेकिन अगर हम बात करें संविधान की, तो सुप्रीम कोर्ट इसे दोहरा चुका है कि जातिगत जनगणना नहीं की जा सकती है क्योंकि संविधान जनसंख्या को मानता है, ना कि किसी धर्म या जाति को। ऐसे में लगातार कांग्रेस की ओर से इसकी मांग क्यों की जा रही है? उसमें यह पिटीशन भी दायर हो चुकी है और उसमें कांग्रेस की ओर से और बाकी विपक्षी दलों की ओर से भी पिटीशन यह दायर हुई है मोहतरमा, कि जातिगत अगर हम जनगणना नहीं कराएंगे और आर्थिक सर्वेक्षण हम नहीं कराएंगे तो कौन सी योजना का क्रियान्वयन कहां तक पहुंच पा रहा है ये हम पता ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बिलासपुर जाना है तो बिलासपुर के रास्ते को ही आपको अपनाना पड़ेगा, अगर मुझे भोपाल पहुंचना है तो भोपाल के रास्ते को मुझे पहुंचना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा और 5 मिनट में स्पष्ट कर देता हूं कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह कहा कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण करा लें। आर्थिक सर्वेक्षण में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लोगों को यह पता चल जाएगा, मीडिया को भी यह पता चल जाएगा, विपक्षी दलों को भी यह पता चल जाएगा कि मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है। अगर वह इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, अगर वह बिलासपुर वाली रोड पर यह टोल नाका लगा रहे हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पिछले 9 वर्ष में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम तो नहीं किया, इसलिए वो परीक्षा देने के लिए इनकार कर रहे हैं। चलिए अंशुल जी, आपके पास वापस लौटूंगी। मनीष जी से जानकारी ले लेती हूँ। मनीष जी, जिस तरह से लगातार विपक्ष जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहा है, ऐसे में संविधान का ये उल्लंघन है या फिर वक्त की जरूरत समझे से? देखिए, जिस प्रकार से जातिगत जनगणना की मांग कांग्रेस द्वारा की जा रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात को कह रहे हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर भी इस बात को कह रहे हैं, ठीक है, एक पहलू ये हो सकता है उसका कि जातिगत जनगणना करा करके इस बात का आकलन करें कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं जिनके ये योजनाएं बनाई गई है। और दूसरी चीज की आने वाले भविष्य में जो योजनाएं सरकार बनाना चाहती है वो किस आधार पर बनाए, उसके पास एक बेसिक डाटाबेस अवेलेबल होगा, उसके आधार पर वो योजनाएं बना सकती है। लेकिन जब आप बात हम संविधान की करते हैं तो निश्चित रूप से संविधान में इस बात का प्रावधान है कि देश को किसी भी जाति धर्म के आधार पर नहीं बांटा जा सकता। लेकिन आप आंकड़ों को लेकर के बात कर सकते हैं, आंकड़ों के लिए आप उस चीज को कर सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर इस बात को ये नहीं कहा जा सकता कि जातिगत जनगणना होगी तो ही विकास होगा। ये बात तो कतई जायज नहीं है। आपको विकास करना है तो आपको इसके लिए किसी जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं है, आपको काम करना है। देखिए, जो आज भी जो काम हो रहा है वो काम मुझे लगता है 2011 में जो सर्वेक्षण हुआ था उसके आधार पर योजनाएं बन गई है और उसके आधार पर कार्य हो रहा है। लेकिन 2011 से आज 2023 हो गया, एक लंबा समय निकल चुका है। उसके बाद सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई है उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, और उस योजनाओं में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है क्या, इन सारी चीजों के लिए इस बात की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से ये बात है कि हमारा संविधान इस बात को नहीं मानता कि किसी जाति धर्म के आधार पर हम देश को बंटवारा करें। बिल्कुल मनीष जी, के.एस. चौहान जी से रिएक्शन ले लेते हैं। के.एस. चौहान जी, लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना के लिए काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार कराना नहीं चाहती है। हालांकि अगर हम 2011 की बात करें, जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट थी वो आज तक सार्वजनिक नहीं की गई, उसका डाटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अमृता जी, आपने इसी बात से बात चालू की है और मैं वही बोलना चाहता हूं कि जब 2011 के बाद डाटा आपने क्यों क्लोज नहीं किया है, तो भारतीय जनता पार्टी अपना विकास तो नहीं रोक दी है और भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग तो नहीं की है किसी भी राज्यों में, या दूसरे राज्यों वालों ने भी ये मांग नहीं उठाई है। ये राज्य जो राजस्थान है और अभी जो छत्तीसगढ़ है, क्योंकि वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाए हैं, इस वजह से ये डिमांड उठा रहे हैं ताकि अपनी नाकामयाबों का ठीकरा वो केंद्र सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उड़े सके, और कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार वोरा साहब ने बोला कि ये संविधान के हिसाब से ये अनिवार्य नहीं है कि आप जातिगत जनगणना करवाएं जी। सबसे मेन बात यही है, और जो इन्होंने बात कही वही भाग 4 में भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो नीति निर्धारण किए गए हैं राज्य के विकास करने के लिए, उसमें यह नहीं लिखा गया है कि आप जातिगत आप आंकड़े लाएंगे उसके हिसाब से आप विकास करिए। विकास का और जातिगत ये जो सर्वेक्षण है उसका कोई भी तालमेल नहीं है। हाँ, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इतना ही जरूरी रहता तो आप 2011 की रिपोर्ट को आप आगे क्यों नहीं करें। मेरा कुछ सवाल है जो कि आपने भी सवाल किया है
सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिया है उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने क्या कोई आंसर दिया है कि नहीं दिया है, पहला प्रश्न है मेरा कांग्रेस प्रवक्ता से। जी दूसरा प्रश्न ये है मेरा कांग्रेस प्रवक्ता से कि क्या ये अनिवार्य है या नहीं है, जातिगत सर्वेक्षण जो जनगणना है वो आधार है विकास का, ये मैं पूछना चाहता हूं। और तीसरा मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि 2011 में आपने जनगणना करवाई थी जातिगत की, उसके पहले कब जनगणना हुई थी? ये मेरे 3 सवाल हैं। अंशुल जी आपसे जवाब मांग रहे हैं के.एस. चौहान जी, जवाब दीजिए। नहीं, हमारा अंशुल मिश्रा नाम है और हम जवाब देने के लिए ही बैठते हैं। के.एस. चौहान जी इस बात को बखूबी समझते हैं कि कम से कम अंशुल मिश्रा इस बात का जवाब देगा, भले बीजेपी के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाते। मैं एक बिंदुवार तरीके से उनका एक पॉइंट का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा है, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ने की महोदय थोड़ी सी आपको आवश्यकता है, जो कि मेरे पास अभी रखा हुआ है, मैं आपको प्रसारित कर देता हूँ। उसमें यह बिल्कुल नहीं लिखा है कि जातिगत जनगणना या आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए, ये आदेशित नहीं है। ये उन्होंने यह कहा है कि वहां पर आवश्यकता नहीं है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसके ऊपर उचित निर्णय चलती हुई सरकार ले सकती है। यह पहला वर्डिक्ट है और मैं समझता हूं पहले प्रश्न का आपका जवाब है। दूसरे प्रश्न का आपका यह जवाब है कि 2011 से आंकड़े प्रस्तुत नहीं हुए हैं, तो चलिए ठीक है, 2 सेकंड के लिए मान जाते हैं कि 2011 से आंकड़े प्रस्तुत। ये मेरा प्रश्न नहीं था। चलिए अंशुल जी, ये मेरा प्रश्न नहीं था। चलिए अंशुल जी, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं मानता है, तो ऐसे में बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है कि जहां आप कांग्रेस हमेशा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना कराकर कांग्रेस ये मुद्दा खड़ा कर रही है, जहां हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये साफ कह चुका है, दोहरा चुका है कि जनसंख्या को मानता है संविधान, धर्म या जाति को नहीं। मोहतरमा, अकेला धर्म जाति की बात नहीं है, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण का भी एक बहुत बड़ा मामला है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। उन्होंने यह कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास आज आवास है या नहीं है, आप उसको कैसे पता करेंगे जब तक उसका। अंशुल जी, वही तो बीजेपी कहती है, राहुल गांधी जो कह देते हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम जो कह देते हैं, पूरी पार्टी यही कहना शुरू कर देती है। राहुल गांधी जी जो कह देते हैं, पूरी पार्टी यही कहना शुरू कर देती है, तो इसमें बुराई क्या है? ये हमारा आंतरिक लोकतंत्र है। और राहुल गांधी जी तो बहुत अच्छी बात कहते हैं। राहुल गांधी जी तो ये भी कहते थे कि भैया कोरोना आने वाला है, मत करिए, ट्रंप मत करिए। राहुल गांधी जी ने तो यह कहा था कि जीएसटी एक गब्बर सिंह टैक्स है, उसके ऊपर आज भी बीजेपी तंज कसती है और 70,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है। तो राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो देश हित में कहते हैं। राहुल गांधी जी क्योंकि यह बात को समझते हैं कि अनेकता में। लेकिन अंशुल जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर मौजूद है, उनका कहना भी है जातिगत जनगणना जरूरी नहीं है, विकास होना है, विकास चाहिए जनता को, वो तो वैसे भी हो सकता है। कांग्रेस यह समझती है कि अगर इस स्टूडियो में अमृता जैन, अंशुल मिश्रा, के.एस. चौहान, मनीष वोरा जैसे लोग बैठे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा देश अनेक है और सब एक स्क्रीन में बैठे हुए हैं, इसको हिंदुस्तान कहा जाता है। और अगर किसकी पोजीशन कैसी है, जब तक उस व्यक्ति का आर्थिक सर्वेक्षण और जातिगत जनगणना नहीं होगी, तब तक आप यह पता ही नहीं कर सकते कि कौन सी योजना को क्रियान्वयन करने हेतु लागू करना चाहिए। लेकिन अंशुल जी, यही बात तो बीजेपी भी कह रही है कि धर्म की राजनीति का आरोप तो कांग्रेस लगाती है, लेकिन जब बात आती जनगणना पर, तब उसके बाद उस वक्त केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ दिया जाता है। मुझसे पूछा क्या, फिर से पूछ लेंगे। जिस तरह से आप धर्म की राजनीति की बात कर रहे हैं, हमेशा ये आरोप लगा रहता है कि जो भाजपा है वो धर्म की राजनीति करती है, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस जनगणना की मांग कर रही है। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जनगणना सिर्फ एक उपाय नहीं है, विकास का एक विकल्प नहीं है, विकास ऐसे भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जनसंख्या को मानती है, जाति धर्म को नहीं मानती है। वही मैं कह रहा हूँ, मैंने कांग्रेस ने या राहुल गांधी जी ने नहीं कहा दिक्कत क्या है? डिजिटल सर्वेक्षण में यह सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेरे पास एक एप्लीकेशन आएगी, उसमें मेरे पास अगर आवास है और मैं उसमें लिख दूंगा कि मेरे पास आवास नहीं है, तो मेरी सरकार को, चलती हुई सरकार को यह कैसे पता चलेगा कि मेरे पास आवास है कि नहीं है? इसको आज तक सरकार ने स्पष्ट किया। और मैं एक प्रश्न और खड़ा कर देना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि चलिए के.एस. चौहान जी, क्या कहना चाहेंगे आप डिजिटल सर्वेक्षण को लेकर? डिजिटल सर्वेक्षण जो अभी जो हो रहा है वो सटीक हो रहा है, क्योंकि जो पहले जनगणना हुई थी
उसमें नहीं कहा है। 4,137 जातियां थी। उसके बाद 2011 में जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें लगभग 41 लाख जातियां दिखाई गई। तो इसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी थी, इसमें बहुत ज्यादा अमृता जी अभी ये कहते हैं कि उलझन थी। अभी ये कहते हैं कि 2011 का आंकड़ा अंशुल जी नहीं प्लीज, हुआ। दूसरी बात ये आंकड़े को प्रस्तुत कर रहे हैं। अंशुल जी, अंशुल आंकड़े कहां से आ रहे हैं आपके पास? प्लीज प्लीज एक मिनट आप क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाए। आप मेरे को जवाब मैं जवाब मेरे को आप जवाब दिया हुआ आप सुन नहीं पाए। आपको मालूम नहीं है 2011 में सुनने में तकलीफ आती इसलिए आप सुन नहीं पाए। केएस जॉन जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। अंशुल जी, जिस तरह से आप जनगणना की बात कर रहे हैं, 2011 की बात करें तो 2011 में जब कांग्रेस ने जनगणना कराई थी उस वक्त जो डाटा था वो सार्वजनिक नहीं किया था। मोहतरमा, सार्वजनिक अगर नहीं किया था तो मैं यही तो प्रश्न कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, अगर आपको यह लगता है कि सार्वजनिक करना चाहिए, अमृता जी चलिए 2015 की बात कर लेते, कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में क्या हुआ था? कर्नाटक में क्या हुआ था आप बताइए, क्या हुआ था? अगर वहाँ पर भी जातीय जनगणना कराई गई थी, लेकिन उसकी डाटा भी जो है वो डिस्क्लोज नहीं किए गए। अमृता जी केएस जॉन जी, अपनी बात रखिए। कर्नाटक में 150 सीटों के साथ कांग्रेस आई थी मोहतरमा। अभी ये हुआ था, मोदी जी को नकार दिया गया था, ये हुआ था, अमित शाह जी को नकार दिया गया था, कर्नाटक में ये हुआ था। पूछना चाह रहा था कि 2011 के पहले जनगणना, जाति जनगणना कब हुई थी? तो इसका माननीय प्रवक्ता इसका आंसर नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि इनको भी खुद को मालूम नहीं है। और मैं बता दो, 10 साल पहले जातीय जनगणना हुई थी देश में। आपने सुना नहीं सर? मतलब 2001 में हुई थी, ऐसा बोल रहे हैं आपने सुना नहीं? जब कल्पना चावला का केस हुआ था, जब कल्पना, अरे सर आप सुन तो लीजिए, प्रश्न खड़ा किया है। बोलिए। जब कल्पना चावला का केस हुआ था तो राजकीय स्तर पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जनगणना हुई थी सर। 2001 में जनगणना हुई थी क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। जाति जनगणना 2003 जब हुई थी तब तो बता रहा हूँ मैं। आप क्या हो गया है? आप क्या हो गया? टेंशन में क्यों आ गए? मैंने बताया, सुनिए ना, अरे कल्पना चावला वाला केस हुआ था, जब कल्पना चावला के साथ केस हुआ था, जब कल्पना चावला। चलिए मनीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। उसके ये पता नहीं है कि पिछली जाति जनगणना कब हुई होगा या नहीं होगा। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि 2021 में मोदी ने क्यों नहीं करी? बता दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म आप हमको क्यों आनी चाहिए? शर्म आपको आनी चाहिए। हम काय को शर्म करेंगे? हम तो आजादी, जो गलत करेगा, जो झूठ बोलेगा उसको शर्म आना चाहिए। जो कांग्रेसी होगा उसको शर्म आने की आवश्यकता। चलिए अंशुल जी, जिस तरह से आप पूरे देश को इस वक्त जाति जनगणना के फायदे गिना रहे हैं, तो इसके नुकसान भी तो हैं। आप मुझे एक नुकसान गिना दीजिए, मैं आपको 1000 फायदे गिनाने तैयार। केएस जॉन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अमृता जी ये बोल रहे हैं कि उसके पहले जाति जनगणना 2001 में हुई थी। अब नहीं बोला मैंने ये नहीं बोला, फिर फंस गया, वो पहाड़ के नीचे आ गया। क्यों आपने शब्दों को मेरे मुंह में डाला? नहीं, आप मेरे को ये बता दीजिए कि इसके 2011 के पहले जाति जनगणना कब हुई थी? मेरे को ये बता। आपने कहा, मैंने बता चुका हूँ सर, फिर से बताइए ना। मेहरबानी सुनिए, मैं बता देता हूँ। जब कल्पना चावला वाला यह केस हुआ था मेरे हिंदुस्तान में, तय आप कर लीजिए गूगल में कब हुआ था। उसके बाद राजकीय स्तर पर संपूर्ण देश में जातीय जनगणना हुई थी, तभी तो। चलिए मनीष जी, केंद्र सरकार डिजिटल सर्वेक्षण करा रही है, इसमें आखिर दिक्कत क्या है? 3 बार जवाब दे चुका हूँ मैं इनको। डिजिटल सर्वेक्षण में समस्या ये आई। जी मनीष जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगी। देखिए, डिजिटल सर्वेक्षण यदि केंद्र सरकार कर रही है तो मुझे लगता है आज के डेट में उससे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल की जहां तक बात है, देखिए आज जो परिस्थितियां देश के अंदर बनी हुई हैं और आने वाले मुझे लगता है साल भर के अंदर जो है विधानसभा के चुनाव 5 या जो है, उसके बाद देश में भी लोकसभा का भी चुनाव होना है, तो ये दोनों चुनाव बहुत निकट में है और उस समय जातिगत जनगणना पर पूरे इसको लगाना ही संभव नहीं। उसके लिए यदि ये आवश्यकता है कि योजनाएं बनाने के लिए यदि जातिगत या आर्थिक सर्वेक्षण की आवश्यकता है तो उसके लिए डिजिटल सर्वेक्षण की बात नहीं करें। कुल मिलाकर के बात ये आती है कि हमारे पास आंकड़े होना चाहिए कि किस जाति की क्या स्थिति है, किस जाति के कितने लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनके लिए किस प्रकार के विकास के योजनाएं बनाई जाएंगी। कुल मिलाकर के यही है, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, तो उसके लिए हमें आंकड़ों की आवश्यकता है। इसीलिए सर्वेक्षण की बात जो है वो कांग्रेस कर रही है या
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं, कांग्रेस के जो लीडर है वो लोग कर रहे हैं। लेकिन यदि वो डिजिटल पे आता है तो भी आंकड़े आपके पास आते हैं, यदि वो मैनुअल होता है तो भी आपके पास आंकड़े आते हैं। दोनों आंकड़े तो आ ही रहे ना आपका। तो मुझे लगता है कि डिजिटल सर्वेक्षण भी यदि होता है तो उसमें भी कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। कुल मिलाकर के आपको जो चीज चाहिए वो आपको मिलेगी और उसके आधार पर आप कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिजिटल सर्वेक्षण होगा उसके आधार पर आप काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप मैनुअल भी जब करते हैं उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन की संभावनाएं होती हैं। जो आंकड़े आते हैं उसमें ये कह सकते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, डिजिटल आंकड़े जो आते हैं वो भाजपा की जो सदस्यता हुई थी उस हिसाब से आंकड़े आ सकते हैं कि फर्जी कॉल करके फर्जी आंकड़े खड़े हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी कोई भी प्रकार की जो डाटा आपके पास आता है उसमें 10% के वेरिएशन की संभावनाएं होती है। तो आपके पास एक बेस तो मौजूद होगा, उस बेस के आधार पर आप जो है वो योजनाएं बना सकते हैं, उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं और आने वाले 10 साल के अंदर या पिछले 10 साल के अंदर जो काम हुए हैं उसको लेकर के आप बात कर सकते हैं कि उनकी योजनाओं का कितना फायदा जनता को मिला है और कितना फायदा जनता को नहीं मिला है, भविष्य में हमको क्या करना है। अंशुल जी, बीजेपी तो ये भी आरोप लगाती है कि जब भी कांग्रेस से सवाल किया जाता है पीएम आवास योजना के कि 4.5 साल तक काम क्यों नहीं किया, उस पर कांग्रेस चुप्पी साध लेती है और केंद्र सरकार पर जातिगत जनगणना को लेकर ठीकरा फोड़ देती है। जनता को गुमराह करने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जाता है इसके जरिए। मोहतरमा 6 महीना हो गए, बीजेपी ने एक भी आरोप लगाना बंद कर दिया है आवास को लेकर। क्यों? क्योंकि हमने यह आर्थिक सर्वेक्षण कर इनको बता दिया है जिसकी प्रोसेसिंग अभी चल रही है। इसलिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसी इनकी स्थिति हो गई है। आवास पर ये जितना भी आरोप लगा समय की कमी, आपसे आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी। अमृता जी, 2011 के पहले जब जनगणना हुई थी जातिगत तो 1931 में हुई थी, 80 साल पहले जी। और 80 साल के बाद, अरे सुनो 80 साल के बाद 80 साल के बीच में आज तक एक भी बात, इस बात से तो मनीष सोमरा जी भी आपका वाक्य नहीं रखेंगे सर। करना अभी तक नहीं हो चुकी है। उसके बाद अरे जब झूठ बोलते हो दावा, रहा करो। आप तो जिम्मेदार व्यक्ति हो सर। आप तो कम से कम एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। दूसरी बात यह है कि विकास का आधार, जैसे कि वोरा जी बोल रहे थे कि और हम भी बोल रहे हैं और आप भी मानते हैं कि विकास का आधार जातिगत जनगणना नहीं है। विकास अगर सर्वेक्षण तो है सर, तो आप आर्थिक सर्वेक्षण। दूसरी बात बिल्कुल के चौहान, इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी 1931 में और उसके बाद 1951 में इसकी शुरुआत, ये दोबारा आजादी के बाद जनगणना हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। चर्चा पर विराम लगाते और देखिए किस तरह से केंद्र सरकार के डिजिटल आर्थिक सर्वेक्षण जनगणना पर छत्तीसगढ़ में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर डिजिटल सर्वेक्षण का मतलब उन्होंने कहा है कि सरकार नहीं चाह रही है कि जनगणना हो और लगातार छत्तीसगढ़ की जो सरकार है जनगणना की मांग उठा रही है। अब देखने वाली बात होगी, इसमें लगातार अब सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर यह मुमकिन नहीं है, बेहद कठिन है करना और इसी के चलते डिजिटल सर्वेक्षण कराया जा रहा है। लेकिन अब साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का आरोप है कि जातिगत जनगणना जो है वो केंद्र सरकार नहीं कराना चाहती है। अगर हम बात करें 2011 की, तो 2011 में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जातिगत जनगणना कराई गई थी, लेकिन उसका डाटा है आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।